तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आज हम चंद्रयान 3 के बारे में, इससे पहले हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब जैसे जैसे ये इसमें नई नई प्रोग्रेशन हो रही है उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो जो चंद्रयान 3 का जो ट्रांस लूनर इंजेक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। आइए इसी के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो गई है। लॉन्चिंग होने के बाद सबसे पहले हमने चंद्रयान को पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित कक्षा में स्थापित किया। कक्षा जानते ही होंगे आप, चंद्रयान पर लेकर के इतना डिस्कशन हो चुका है मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि ऑर्बिट अब आप लोग जान ही गए होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिट का मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो अब वो रास्ता जिसको फॉलो करके, जिसका अनुसरण करके सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है उसे ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह से चांद का ऑर्बिट कौन सा हुआ? चांद जिस रास्ते पे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है उसे चांद का ऑर्बिट कहते हैं। उसी तरह से हम तरह तरह के सैटेलाइट ऊपर स्पेस में लॉन्च करते हैं जो पृथ्वी के या किसी और प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो वो रास्ता जिस पर कोई प्लेनेट या कोई सैटेलाइट किसी दूसरी बॉडी, किसी तारे या प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है उसे उसका ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा जो पृथ्वी की कक्षा है उसकी शेप क्या है? अंडाकार, ओवल शेप ना। तो अंडाकार कक्षा होने की वजह से एक बार क्या होता है, पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है और एक बार सबसे दूर होती है, आप लोग जानते हैं। तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। उसके बाद चंद्रयान निकल चला मामा से मिलने, चंदा मामा से मिलने अपने सफ़र पर निकल चुका। उसके बाद हमने सबसे पहले उसे एक ऑर्बिट में भेज दिया और वो ऑर्बिट जो था वो था 170 गुणा 36,500 किलोमीटर का। मैंने मीटर लिख दिया, सॉरी, किलोमीटर का। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो उसने सबसे पहले जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाए उस ऑर्बिट में उसकी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी जो दूरी थी वो 170 किलोमीटर की थी और सबसे दूर की जो दूरी थी वो 36,500 किलोमीटर की थी। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। हम समय समय पर जो चांद की जो कक्षाएं हैं उनको बढ़ाते रहे, या ये कह सकते हैं कि चंद्रयान की जो कक्षाएं हैं वो बढ़ाते रहे, या ये कह सकते हैं कि चंद्रयान जो है हमारा उसकी पृथ्वी से दूरी धीरे धीरे बढ़ाते रहे। आपसे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि लॉन्चिंग कब हुई? सभी को पता है 14 जुलाई को लॉन्चिंग हुई। उसके बाद एक बार जब हमने उसको ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, लोकेट कर दिया, स्थापित कर दिया, उसके बाद कुल कितनी बार उसकी कक्षाएँ बदली गईं? पृथ्वी के चारों ओर कितनी बार उसकी कक्षाएं बदली गईं? तो एक बार लॉन्च के बाद जब हमने उसको ऑर्बिट में फिक्स कर दिया उसके बाद भी मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि उसके ऑर्बिट को या उसकी कक्षा को 5 बार चेंज किया है। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 जब चांद के सफ़र पर चला है तो पृथ्वी के चारों ओर उसने 6 कक्षाओं में चक्कर लगाए, 6 अलग अलग ऊंचाई की कक्षाओं में चक्कर लगाए हैं। एक बार जब हमने उसको स्थापित किया और उसके बाद फिर हमने 5 बार और उसकी कक्षाएं बदली। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ जिसको कहा जाता है ट्रांस लूनर इंजेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमने चंद्रयान 3 को, कोई सा भी यान हो, कोई भी सैटेलाइट हो, ट्रांस लूनर इंजेक्शन का मतलब ये है, लूनर माने चंद्रमा, इसका मतलब ये है कि हमने उस अंतरिक्ष यान को या किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल करके जिस प्लेनेट या तारे या चांद या जिसकी तरफ को भी हम उसको ले जाना चाह रहे हैं उधर को उसका रास्ता मोड़ देना है। अच्छा, आपने सुना होगा सभी लोग, जिन लोगों ने कभी थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ी होगी, है ना, न्यूटन हमें दे गया है ग्रेविटेशन के नियम ना। ठीक है ना, उसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्या है? हम आपके बीच में सभी में गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, कि हर पिंड, जो भी पिंड है, जो भी बॉडी है जिसके अंदर जरा सा भी मास है, उसकी फितरत है, उसका गुण है कि वो अपने आसपास की हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इसी को गुरुत्व या ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ जो है उसका भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसीलिए आप लोग जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ फेंक दी जाए वो नीचे ही आकर के गिरेगी। तो अब खैर ये तो अलग चीज़ें हैं, सभी लोग जानते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह क्या होता है। नहीं जानते हैं तो किसी और वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो अब ट्रांस लूनर इंजेक्शन का मतलब ये है कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालना है और उसके बाद उसका रास्ता मोड़ देना है चांद की तरफ को। तो अब आपने अगर हाई स्कूल में साइंस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग जानते होंगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग का मतलब क्या है आपको पता है? आपको पता है एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाने वाला वो
वो मिनिमम वेग या वो मिनिमम वेलोसिटी जिसको पा करके वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाएगा या पृथ्वी को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं पलायन वेग और इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अब हमने चंद्रयान 3 को एस्केप वेलोसिटी दी। अब एस्केप वेलोसिटी कितनी है, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कम से कम 40,270 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की वेलोसिटी या उसकी स्पीड या उसकी चाल दे दें तो वो धरती को छोड़ करके चला जाएगा। तो ट्रांसलूनर इंजेक्शन में यही हुआ है, हमने कुछ समय के लिए चंद्रयान 3 का इंजन चालू किया है जिससे कि उसे प्रॉपर फोर्स मिल जाए, उसकी दिशा को बदला है। ये वेलोसिटी 40,270 किलोमीटर की जो एस्केप वेलोसिटी है वो दी है और उसके बाद चंद्रयान 3 को हमने बाय बाय कह दिया है कि जाइए अब आप चंदा मामा से हाथ मिला लीजिए। तो यही है ट्रांसलूनर इंजेक्शन। अब आपसे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रोसेस किया किसने है। इसरो की एक संस्था है जिसका नाम है आइसट्रैक, फुल फॉर्म है इसकी टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, बेंगलुरु में है। तो इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने का, इसके डायरेक्शन चेंज करने का जो सारा काम है आइसट्रैक बेंगलुरु ही कर रही है, इसी ने ये काम जो है वो किया है। अब आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो हमें उम्मीद है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं है अभी वो उसके ऑर्बिट में एंटर करेगा, फिर उसके चारों ओर धीरे 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 नज़दीक आएगा, फिर जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।